तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी सिविल प्लेटफॉर्म। तो बच्चों अगेन आज के सेशन में हम लोग एमसीक्यू सेशन यहाँ पे देखने वाले हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है, a line AB has a whole circle bearing of 315 degrees. The reduced bearing of the line is north 45 degree east, south 45 degree east, north 45 degree west या फिर south 45 degree west। अब आपको पता है होल सर्कल बियरिंग, तो यहाँ पर जब हम होल सर्कल बियरिंग की बात करते हैं तो होल सर्कल बियरिंग आपकी ट्रू नॉर्थ से देखी जाती है। कहां से देखी जाती है? ट्रू नॉर्थ से देखी जाती है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 315 एंगल है, यहाँ पे 90 होता है, ये 180 और यहाँ पे होता है आपका 270, ठीक है ना। तो 315 बोल रहा है तो वो कहीं इसी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा और कुछ इस तरीके से ये एंगल बना होगा जिसकी वैल्यू कितनी है 315 डिग्रीज यहाँ पे देखने को मिल रही है बच्चों। अब अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे अगर आप देखें उसने हमसे बोला है कि रिड्यूस बेयरिंग को आपको निकालना है, तो रिड्यूस बेयरिंग आपकी ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ से देखी जाती है, जिसके भी वो पास होती है वहां से देखी जाएगी। ये लाइन आपकी, मान लीजिए इस लाइन का नाम है ए बी, ये आपका ट्रू नॉर्थ के पास है क्योंकि नॉर्थ और साउथ से देखी जाती है आपकी क्वाड्रेंटल बेयरिंग या रिड्यूस बेयरिंग। तो यहाँ पर हमें ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है। टोटल कितना होता है ये 360 डिग्री, मतलब ये पूरा अगर आप देखें ये 360 डिग्री का होता है और तो ये एंगल कितना है 315 है, तो यहां से मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो 360 माइनस 315 डिग्रीज, तो दैट मींस ये एंगल कितना है 45 डिग्री का है। ये एंगल कितना है बच्चों 45 डिग्री का ये एंगल यहाँ पर रहने वाला है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ नोटेशंस लिखी हुई हैं, N45 ईस्ट, S45 ईस्ट, N45 वेस्ट या S45 वेस्ट। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों को क्या करना है, अगेन यहाँ पर आपको देखना है कि वो लाइन किसके पास है, क्योंकि रिड्यूस बेयरिंग का रूल यही है, जिस भी क्या कहते हैं डायरेक्शन के पास होता है वो डायरेक्शन पहले आता है। तो ये किस डायरेक्शन के पास है? नॉर्थ के पास है। तो नॉर्थ 45 डिग्री यहां तक पता चल गया। अब कौन से डायरेक्शन में है, अगर मैं साउथ से भी लेती तो भी डायरेक्शन देखती, नॉर्थ से ले रही हूं तो भी डायरेक्शन देख रही हूं। डायरेक्शन कौन सा होगा? ये वाला डायरेक्शन ईस्ट होता है, ये वाला डायरेक्शन वेस्ट होता है। तो दिस लाइन इज इन वेस्ट डायरेक्शन, तो नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट, दिस वुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। Clear all of you? So north 45 degree west would be the right answer to this question. So I hope it is clear to all of you students. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Two pipes of diameter D and 2D, मतलब एक पाइप है जिसका डाया कितना है D है और दूसरा पाइप है जिसका डायमीटर कितना है 2D है, and they have the same Reynolds number. They have the same Reynolds number. The ratio of the velocities in the two pipe is, जिसको पता है बहुत अच्छा, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना, कुछ देखा इस तरीके से देखा होगा, रो वी एल अपॉन म्यू देखा होगा या फिर वी डी अपॉन न्यू देखा होगा, ठीक है ना। तो हम यही वाला फॉर्मूला लेके चलेंगे क्योंकि हमसे उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमसे बात कर रहा है रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज की। किसकी बात कर रहा है? रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज की यहाँ पे बात कर रहा है। जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता उसको रो वी एल अपॉन म्यू, क्या बोला मैंने, इस तरीके से फॉर्मूला देखा होगा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, तो वही मॉडिफाई करके अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो इस तरीके से बन जाता है। यहाँ पे डायनेमिक विस्कोसिटी की जगह काइनेटिक विस्कोसिटी क्यों आ गई? क्योंकि वी एल अपॉन क्या हो गया म्यू अपॉन रो। म्यू अपॉन रो क्या होता है आपका, ये क्या होता है, म्यू अपॉन रो इज नन अदर देन न्यू विच इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ जब आप निकालेंगे सॉल्व करेंगे तो इस केस में कितनी आती है डी, यूजुअली आपको देखने को मिलेगी। तो इसीलिए रेनॉल्ड्स नंबर मॉडिफाई करके वी डी अपॉन म्यू भी फॉर्मूला आप लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर? तो यहां पर अगर आप देखेंगे वेलोसिटीज का रेशियो पूछा है, मैंने क्या बोला, दोनों रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, बराबर है, ठीक है ना। यही उसने क्वेश्चन में दे रखा है, दोनों रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, बराबर है और वेलोसिटी का रेशियो निकालो, ऐसा बोल रहा है। तो मैंने क्या किया, अगर दोनों रेनॉल्ड्स नंबर बराबर हैं तो RE1 को मैंने RE2 के बराबर रख दिया, दैट मींस VD1 अपॉन न्यू इज इक्वल टू VD2 अपॉन न्यू। क्लियर ऑल ऑफ यू? अगर हम सिर्फ डायमीटर को चेंज कर रहे हैं तो हम ऐसा मानेंगे कि बाकी सारी जो चीजें हैं अगेन वो कांस्टेंट होंगी, ये इससे कट जाएगा। वेलोसिटी का रेशियो पूछा हुआ है, लेट इट बी V1 एंड V2, तो V1 अपॉन V2 वुड बी इक्वल टू D2 अपॉन D1, यस और नो, ऐसा ही होगा। वेलोसिटीज का रेशियो पूछा है तो V1 अपॉन V2 विल बी इक्वल टू D2 अपॉन D1। D2 आपका कितना है 2D के बराबर है, D1 इज D, तो रेशियो इज 2:1, ठीक है ना। तो रेशियो इज विल बी इक्वल टू 2:1, दोनों वेलोसिटीज का रेशियो पूछा है।
2:1 आना चाहिए यहाँ पे रेशो, एंड लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, सो 2:1 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे ये दे रखा है, ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर इन दैट केस। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A simply supported beam carrying a central point load. This is a simply supported beam that we have. Fails due to excessive bending. तो जब बेंड करेगी, कुछ इस तरीके से बेंड करेगी, इससे फेल हो गई, so the maximum bending stress occurs at. अब आप सभी को पता है जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आएगा वो कहां पर आएगा? सपोर्ट्स पे आएगा, मिडिल में आएगा, कॉर्नर पे आएगा, कहां पर आएगा? जल्दी बताएं। सो यहाँ पे बच्चों हमेशा याद रखना, कभी भी जब आप सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करते हो तो यहाँ पे जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आएगा ये मिड स्पैन के ऊपर आता है। जैसे मैंने ये बनाया ही था, यहीं से देख के पता चल जाना था, ठीक है ना। यूजुअली आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी आप लोगों ने देखा होगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम सेंटर पे आप लोग देखते हैं। तो हम बेंडिंग स्ट्रेस जब निकालते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस आप कहां से निकालते हैं? m/i वाले इक्वेशन से, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कहां पर मैक्सिमम होने वाला है? इट विल बी मैक्सिमम एट द मिड स्पैन, इट विल बी मैक्सिमम एट द मिड स्पैन। क्लियर ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। Which soil possesses the highest capillary rise? इनमें से किसमें हाईएस्ट कैपिलरी राइज आपको देखने को मिलता है? ग्रेवल, कोर्स सैंड, फाइन सैंड या फिर क्ले? जल्दी बताएं। Which of the following soil has the highest capillary rise? जितने भी बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों प्लीज कमेंट करें, लेट मी नो व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। देखें, which soil possesses the highest capillary rise? जल्दी बताएं। देखिए, जो हाईएस्ट कैपिलरी राइज आपको देखने को मिलेगा वो कहां देखने को मिलेगा? क्या वो ग्रेवल्स में देखने को मिलेगा? नहीं, क्योंकि कैपिलरी राइज के लिए जो आपको डाया चाहिए, मतलब जो क्या कहते हैं स्पेस चाहिए ऊपर जाने के लिए, मतलब जो बीच में वॉइड्स होते हैं उनका गैप कम होना चाहिए, वॉइड्स छोटे होने चाहिए। ग्रेवल्स में तो ज्यादा होते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे तो कैपिलरी राइज नहीं दिखेगा। कोर्स सैंड में भी हमें उतना नहीं दिखेगा, फाइन सैंड में भी नहीं दिखेगा। सो क्ले विल बी हैविंग द फाइनर वॉइड्स इन बिटवीन। तो यहाँ यहीं पर आपको क्या मिलने वाला है? हाईएस्ट कैपिलरी राइज मिलने वाला है बच्चों, यहीं पर हाईएस्ट कैपिलरी राइज आपको मिलने वाला है। Is it clear all of you? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The outstanding leg of an angle connected by one leg only is susceptible to, ठीक है ना। अब वो बोल रहा है जो आउटस्टैंडिंग लेग होती है किसी भी एंगल की which is connected by one leg only, it is susceptible to crushing, buckling, shear या fatigue. Any one of you can you answer this question? जल्दी बताएं। देखिए, सो जो आउटस्टैंडिंग लेग होती है किसी भी एंगल की विच इज कनेक्टेड बाय वन लेग ओनली, इट इज ससेप्टेबल टू बकलिंग, इट इज ससेप्टेबल टू बकलिंग, ठीक है ना, बकलिंग होती है वहां। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाई इंडेक्स इज यूज्ड टू एस्टिमेट। फाई इंडेक्स से रन ऑफ निकालते हो, इवेपोरेशन लॉस निकालते हो, इनफिल्ट्रेशन लॉस निकालते हो या बेस फ्लो निकालते हो। दो इंडेक्स होते हैं ये, एक होता है फाई और एक होता है डब्ल्यू इंडेक्स, है ना। तो ये आपको कहां देखने को मिलते हैं? क्या निकालते हो आप इनसे? इनफिल्ट्रेशन लॉसेस निकालते हो, यही तो निकालते हो, इनफिल्ट्रेशन लॉसेस ही निकालते हो आप इससे बच्चों। सो ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर टू दिस केस। क्लियर ऑल ऑफ यू? आगे बढ़े। A 3-hinged arch is 3-hinged arch, मतलब ऐसी आर्च जिसके पास क्या है? 3 हिंजेस हैं। So if this is the arch, एक हिंज यहां हो गया, एक यहां हो गया, ये यहां हो गया, ऐसा नहीं है यहीं पे होगा, कहीं पे भी हो सकता है। थर्ड वाला दो सपोर्ट्स पे रहते हैं, है ना। सो जो 3-hinge आर्च है, इंडिटरमिनेट टू 1 डिग्री, डिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट टू 2nd डिग्री या फिर अनस्टेबल है। हमेशा देखना जो 3-hinge आर्क होगा ना, ये इक्विलिब्रियम जो आपकी इक्वेशंस रहती हैं वहीं से आप इसको निकाल लेते हो। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स अगेन आपके क्या कहलाते हैं? डिटर्मिनेट की कैटेगरी में आते हैं। सो इसीलिए आपकी जो 3-hinge आर्च होगी वो भी कैसी है? डिटर्मिनेट है, जबकि आपकी 2-hinge आर्च और फिक्स आर्चेस जो होती हैं वो आपकी इनडिटर्मिनेट की कैटेगरी में रहती हैं, वो डिटर्मिनेट नहीं होती, लेकिन 3-hinge आर्च आपकी डिटर्मिनेट रहती है। क्लियर ऑल ऑफ यू? सो 3-hinge आर्च कैसी है? डिटर्मिनेट होती है, याद रखिएगा इसको, ये अलग अलग तरीके से भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द मोस्ट सुटेबल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द मैग्नेटिक बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग को मेजर करने के लिए इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट सुटेबल है? डंपी लेवल, ट्रांजिट थियोडोलाइट, प्रिज्मेटिक कंपास, प्लेन टेबल। बियरिंग वर्ड यूज कर रहा है, तो यहाँ पे आपने अलग अलग तरीके के कंपास पढ़े हैं, सर्वेयर्स कंपास पढ़ा होगा, प्रिज्मेटिक कंपास पढ़ा होगा। तो कंपासेस आर यू नो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट जो कि कहां मोस्ट सुटेबल रहते हैं मैग्नेटिक बियरिंग को मेजर करने के लिए। यहां पे आपको प्रिज्मेटिक कंपास एज एन ऑप्शन दे रखा है, सो वी विल गो विद प्रिज्मेटिक कंपास एज एन आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी वुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लोट अवेलेबल विदाउट डिलेइंग द अर्ली स्टार्ट ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी। जो आपके पास एक फ्लोट मतलब क्या, मुझे एक टाइम गैप मिल जाता है आपको। द फ्लोट अवेलेबल मतलब इतना टाइम गैप है कि आप क्या कर रहे हैं, जो आगे की एक्टिविटी है उसके स्टार्ट को डिले किए बिना, मतलब वो गैप ले रहे हैं, तो उस फ्लोट को क्या कहा जाता है? मान लीजिए जो आपकी आगे वाली एक्टिविटी है वो एक्स डेट पे स्टार्ट होनी थी, पर ये इस डिले की वजह से, मतलब जो इससे पहले वाली एक्टिविटी थी वो जल्दी खत्म हो गई मान लीजिए, तो बीच में गैप मिल गया। या फिर मैं ये बोलूं जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो 2 दिन बाद भी स्टार्ट होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो जो फ्लोट अवेलेबल होगा विदाउट डिलेइंग द अर्ली स्टार्ट ऑफ द सक्सीडिंग एक्टिविटी, उसको क्या कहा जाएगा? टोटल फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, फ्री फ्लोट या फिर इंटरफियरिंग फ्लोट? जल्दी बताएं क्या कहा जाएगा इसको? इसको फ्री फ्लोट कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? फ्री फ्लोट कहा जाता है। The float which is available without delaying the early start of succeeding activity is free float. Clear all of you? So C would be the answer to this question. Next question is the resultant of two equal forces मतलब F1 is equal to F2 मान लीजिए, ये F के बराबर है से। So the resultant of two equal forces acting at मतलब थीटा कितना 120 डिग्री दे रखा है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको पता है? नहीं पता तो मैं बताती हूँ। तो रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है? अंडर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर, किसका फॉर्मूला है ये? द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग एट 120 डिग्री इज F1 मतलब F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F1 F2 cos थीटा प्लस F1 F2 cos थीटा। ठीक है, तो जरा इसको सॉल्व करें और आंसर निकालें कितना आ रहा है। देखें इसका आंसर कितना आ रहा है, देखें और लेट मी नो व्हाट इज द राइट आंसर। जल्दी देखें बच्चों। देखें कितना आंसर आ रहा है बच्चों। चलिए लेट्स सॉल्व। वैल्यूज पुट करें, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर स्टूडेंट्स। देखें अब यहां पे मैंने बोला था F1 F के बराबर है प्लस, तो ये F स्क्वायर प्लस अगेन F2 भी F के बराबर है तो ये F स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2F1 F2 मतलब 2 इंटू F इंटू F इंटू cos 120। अब cos 120 की वैल्यू कितनी होती है आप लोग कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन में मेंशन होगा। ये होती है आपकी -1/2। कितनी होती है? -1/2 होती है। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू F square plus F square is 2F square plus 2F square into cos 120 की वैल्यू -1/2, 2 से 2 चला गया अंडर रूट ऑफ 2F स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन भी था, माइनस F स्क्वायर, सो अंडर रूट ऑफ F स्क्वायर। ठीक है ना, रिजल्टेंट कितना आया? R विल बी इक्वल टू रूट F स्क्वायर विच इज इक्वल टू F। तो अगर रिजल्टेंट ऑफ क्या बोल रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग एट 120 डिग्री इज F ओनली, इट इज F ओनली। क्लियर ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? चलिए बच्चे, आई होप आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
द प्लिंथ एरिया रेट इंक्लूड्स, प्लिंथ एरिया में क्या इंक्लूड होता है? लैंड कॉस्ट ओनली, बिल्डिंग कॉस्ट बेस्ड ऑन प्लिंथ एरिया, फर्नीचर या फिर एक्सटर्नल वाटर सप्लाई ओनली। प्लिंथ एरिया है तो बिल्डिंग कॉस्ट बेस्ड ऑन प्लिंथ एरिया, यही होगा इंक्लूड। नेक्स्ट, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, इनिशियल स्ट्रेंथ, चार कंपाउंड होते हैं हमारे पास, C3A, C4AF, C3S, C2S, ये चार कंपाउंड होते हैं। अर्ली स्ट्रेंथ किसकी वजह से आती है? C3A क्या देता है? फ्लैश सेटिंग देता है। क्या देता है? फ्लैश सेटिंग देता है। ये एक्स्ट्रा C3A मॉलिक्यूल्स को कंज्यूम करने का काम करता है, साथ ही साथ आपका रेजिस्टेंस भी देता है सल्फर अटैक के अगेंस्ट, मतलब क्विट नहीं कर देता C3A की तरह, ठीक है ना, फाइट की कोशिश करता है, क्विट नहीं कर देता। हालांकि ये भी जिसे कहते हैं इतना एफिशिएंट नहीं है अटैक के अगेंस्ट, बट हाँ बिल्कुल क्विट नहीं करता। C3S इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्ली स्ट्रेंथ, जो स्टार्टिंग की स्ट्रेंथ आती है वो C3S की वजह से आती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, C2S, अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो आती है आपकी सीमेंट के अंदर, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ C2S, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ C2S। तो यहाँ पे अर्ली स्ट्रेंथ का पूछा है, C3S वुड बी द आंसर, C3S वुड बी द आंसर। क्लियर ऑल ऑफ यू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन इंडिकेट्स। ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन क्या है? आपने एक ग्राफ देखा होगा कुछ इस तरीके से। तो ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन क्या इंडिकेट करता है? मैक्सिमम क्लोरीन डिमांड, मिनिमम क्लोरीन डिमांड, सेटिस्फाइड क्लोरीन डिमांड एंड अपीयरेंस ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन, या फिर मैक्सिमम पीएच। बताएं ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन आपको इनमें से क्या बताता है बच्चों? क्या बताता है? कितना क्लोरीन यूज हो गया, इट सेटिस्फाइड क्लोरीन डिमांड का एंड अपीयरेंस ऑफ द रेसिडुअल क्लोरीन, जितना बच गया वो सारा रेसिडुअल क्लोरीन के रूप में आपको क्या हो जाएगा? अपीयर हो जाएगा। सो ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन आपको यही बताता है। क्लियर ऑल ऑफ यू? सो ऑप्शन सी वुड बी द आंसर स्टूडेंट्स, एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्वेश्चंस भले ही यहाँ पे एंड होते हैं पर तैयारी नहीं रुकनी चाहिए, और इसी तैयारी को आपकी आगे कंटिन्यू रखने के लिए आप जुड़ सकते हैं मेक इट इजी सिविल के साथ। और इसके लिए आपको डाउनलोड करनी है मेक इट इजी सिविल ऐप और एनरोल करना है खुद को यूकेपीएससी जेईई कोर्स में। इस कोर्स में टेक के साथ साथ नॉन टेक भी आपको दिया जा रहा है बच्चों, साथ ही साथ आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। ये कोर्स आपका एग्जाम के हिसाब से डिजाइन किया गया है और मेक श्योर किया गया है कि बच्चे पहले ही अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक कर पाए। अगर आप भी चाहते हैं पहले ही अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक करना, तो बिना देरी किए आज के आज एनरोल करें खुद को यूकेपीएससी जेईई कोर्स में और डाउनलोड करें मेक इट इजी सिविल ऐप। जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपरेशन में हैं उनके लिए भी हमारे पास बकेट लिस्ट में कुछ है, जो कि है यूकेपीएससी जेईई की टेस्ट सीरीज। अगर आप अपनी प्रिपरेशन चेक करना चाहते हैं या अपना एक्यूरेसी देखना चाहते हैं तो इस टेस्ट सीरीज को आप परचेज कर सकते हैं मात्र 299 रुपए में। यहाँ पर आपको मिलते हैं 100+ टेस्ट, जिसमें 4+ आपके फुल लेंथ टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे बच्चों। ओवरऑल 8 हो गया क्योंकि पेपर 1 एंड पेपर 2 है। तो नॉन टेक की भी यहाँ पे अगेन टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस रहने वाले हैं, सब्जेक्ट टेस्ट, चैप्टर टेस्ट और जिसे कहते हैं पूरे फुल लेंथ टेस्ट, सब कुछ इस टेस्ट सीरीज में मिलेगा। सब कुछ कवर करने की कोशिश की गई है, ठीक है ना। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करना चाहते हैं तो इस टेस्ट सीरीज को जरूर देख सकते हैं। और इसके लिए भी आपको जाना है मेक इट इजी सिविल ऐप पे और वहां पर जाना है टेस्ट सीरीज के सेक्शन में इसको परचेज करने के लिए बच्चों। साथ ही साथ 20 जुलाई आप सभी को पता है आपके हक की लड़ाई लड़ी जा रही है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, प्लीज एक बार थोड़ा सा जरूर देखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।